సార్ తీసుకున్నాను సార్. తీసుకోమా. ఫ్రంట్ పేజ్ లో ఉంటారు. ఫ్రంట్ పేజ్ లోకి వచ్చారు. सर सुप्रभातम सुनील इसका गारू. सर अभी संकल्प हुआ सर, संकल्प हो गया सर. अभी सभी लोग ने संकल्प लिया है. मधुकर जी ने बोला है कि संकल्प पहले लेना, उसके लिए संकल्प अभी खत्म हो गया सर. थोड़ा सभी लोग सुन लिए सर. सर कैन आई स्टार्ट द प्रोग्राम सर? जी बिल्कुल चालू कीजिए. या సార్ सर वेलकम टू ఒక్క నిమిషం సార్. ఫేస్బుక్ ఇచ్చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం సార్. सर वेलकम टू एपी बीजेपी एससी मोर्चा. जी वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर एग्जीक्यूटिव्स, स्टेट बॉडी एंड कार्यकर्ता सर. वेलकम सर. सर इंट्रोडक्शन पार्ट में अभी तक जो 75 दिन लॉकडाउन में चल रहे थे, इसमें 55 बीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस करे सर. हम 55 सर. उसी में 3-4 डिविजन्स करे सर. उसमें नेशनल लीडर्स, नेशनल एससी लीडर्स में विनोद सोंकर जी, दुष्यंत गौतम जी, राजकुमार फलवारिया जी, चीना रामू जी, ये लोग के साथ किए सर. और नेशनल लीडर्स में सत्य कुमार जी और अपना पार्लियामेंट सेक्रेटरी बालासुब्रमण्यम जी और रघु जी. और नीचे आ गया तो स्टेट लीडर्स में, प्रदेश लीडर्स में अपना अध्यक्ष खन्ना जी के साथ माधव जी, सोमवीराजू जी, माणिक्याल राव जी और नरसिम्हा रेड्डी जी और पुरंदेश्वरी मैडम और जीवेल सर के साथ किया सर. इसको छोड़ के पॉलिटिकल फ्रंट को थोड़ा आगे करके हम मेडिकल फ्रंट में 3 डॉक्टर से बात करवाया सर, अपना एससी मोर्चा का सूचना देने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए और कोरोना के साथ हेल्थ को ठीक से लगाने के लिए. उसी में से ओरलैंडो से डॉक्टर शीला रमेश हु इज ए कार्डियोलॉजिस्ट एंड सुची दारा, डॉक्टर सुची दारा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट. ये दोनों डॉक्टर्स ने अपना एससी मोर्चा सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके वो लोग को प्रिकॉशंस एट द सेम टाइम कार्डियोलॉजी में थोड़ा सूचना दिया सर. उसी के साथ हम एक कट्टा पद्मा जी मेडिटेशन और योगा के बारे में 2 क्लास अपना एससी मोर्चा के लिए साथ लिए सर. उसको छोड़ के लोन्स एंड स्कीम्स विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आवर एससी मोर्चा पीपुल, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी अपना मोदी जी का गवर्नमेंट, अपना गवर्नमेंट 6 साल से जो भी स्कीम्स लागू कर रहे, उसके लिए उसके एडवांटेजेस और उसका अप्लाई करने के लिए और उसका लागू करने के लिए एससी कॉर्पोरेशन से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोपाल जी आके हमारे को पूरा समझाया सर. उसको साथ एक विद्यासागर बोल के जनरल मैनेजर इंडियन बैंक, वो बैंक के स्कीम्स को पूरा बता के मोदी जी का जो मुद्रा स्कीम और स्टैंड अप इंडिया का स्कीम, ये पूरा स्कीम्स के बारे में बैंक को दरवाजा कैसा कट कराना और फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म कैसा रहना, ये पूरा बताया सर. इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव टू अस सर. एंड उसके बाद एक डिक्की से रमन राव बोल के, डिक्की का प्रेसिडेंट सर आंध्र प्रदेश की, वो भी हमारे के साथ आके 2 क्लासेस लिए सर, ताकि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, लॉन्ड्री का और डेयरी यूनिट्स का, इसके बारे में थोड़ा प्रयोजक से हमारे को पूरा ध्यान पे आ गया सर. इसको छोड़ के अपना पहले से लॉकडाउन से आरोग्य सेतु और फूड फॉर नीडी, पीएम केयर, ये तीनों की इश्यू में से एक इंचार्जेस को लगा के हर दिन हम प्रयास करके वो लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडल में एक को ज्वाइन करा के ये एक तरफ से सीधा लेके गए सर. ये तीनों स्कीम में लेटेस्ट 2 इश्यूज हुआ. टेम्पल इश्यू, लोग ये जो जगन गवर्नमेंट ने टेम्पल इश्यूज को ऑक्शन करने के लिए वो करे थे, उसको स्टॉप करने के लिए हम 78 प्लेसेस में टेम्पल को जाके, टेम्पल बंद भी था फिर भी हम वो प्रीस्ट को एक अर्जी देके हुंडी में भी एक अर्जी डाले सर, विच इज ए वेरी गुड. सोशल मीडिया में और पेपर्स में भी बहुत अच्छा नाम आया सर. उसको छोड़ के एक सुधाकर के इश्यूज में भी दलित डॉक्टर को जो इस गवर्नमेंट ने जो हरास किया, उसके बारे में भी हम बहुत प्रोटेस्ट करे सर. अंबेडकर के स्टैच्यू के पास जाके प्रोटेस्ट करे सर. आपने जो बताया उसको जरा एक बार वापस बताइए तो. क्या सर? टेम्पल? यस सर. सर टेम्पल इश्यूज में, टेम्पल का लैंड जगन गवर्नमेंट ने जो ऑक्शन करने के लिए तैयार था, उसके लिए अपना कन्ना जी भी पूरा स्टेट के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए
एक एक आवाज दिया सर, उसको पकड़ के हम हर एक टेम्पल के पास 78 प्लेसेस में टेम्पल के पास जाके, क्योंकि टेम्पल पूरा बंद थे, फिर भी हम जाके जो प्रीस्ट के साथ एक अर्जी दिए सर, और एक है हुंडी है, भगवान का जो हुंडी पैसे डालते, उसमें भी भगवान को प्रार्थना करके एक हुंडी में भी एक अर्जी डाले सर। इसका पूरा सोशल मीडिया में और पेपर्स में भी बहुत अच्छा नाम आया सर हमारे एससी मोर्चा का। दिस इज द थिंग सर। हाँ सर, इसके बारे में और डिटेल्स एक एक हमारा जनरल सेक्रेटरी आपको एक एक मिनट बताएगा सर, so that everybody will get an opportunity sir, please. Next JBR loans and schemes మీద మాట్లాడండి. JBR చక్రవర్తి. JBR చక్రవర్తి చక్రి సార్ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. ఓకే, గంగాధర్ అంబేద్కర్. గంగాధర్ గారు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. గంగాధర్ హలో, వినిపిస్తుందా? ఈరోజు ఎస్సీ మోర్చా ఈడో కాన్ఫరెన్స్ వచ్చినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, జాతీయ బీజేపీ కార్యదర్శులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జీలు సునీల్ దేవదార్ గారికి ఎస్సీ మోర్చా ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున స్వాగతం చెప్తూ, అదే విధంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సునీల్ ఇస్కా గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈడో కాన్ఫరెన్స్ లో అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. సార్, ఈ మధ్య ఈడో కాన్ఫరెన్స్ ఇది 53వ ఈడో కాన్ఫరెన్స్. కరోనా వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా ఖాళీ ఉన్నటువంటి టైంలో పార్టీ పని చేయాలని చెప్పేసి సునీల్ ఇస్కా గారు ఎస్సీ మోర్చా అధ్యక్షులు ఈ ఈడో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది. 12 మందితో స్టార్ట్ అయిన ఈడో కాన్ఫరెన్స్ ఈ రోజు 150 మెంబర్స్ ఈ రోజు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సార్. అప్పుడు ఈ మన దేశంలో మనకున్నటువంటి ఎవరైతే ఎస్సీలకు ఆరాధ దైవం ఉన్నాడో అంబేద్కర్ గారి జయంతి 126వ జయంతి ఘనంగా చేయాలని మా అధ్యక్షులు మాతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ కరోనా టైంలో లాక్డౌన్ ఉంది, ఇక్కడ చూసిన రెడ్ జోన్లు ఉన్నాయి, బయటికి రానిచ్చే పరిస్థితులు లేరు పోలీసు వాళ్ళు. అలాంటి టైంలో 26 చోట్ల చేయాలంటే కష్టమని అనుకున్నాము. 3 జోన్లుగా 3 రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర, విజయనగరం ఇట్లా 3 జోన్లుగా విభజించి మేమందరం కూడా ముగ్గురం పంచుకోవడం జరిగింది. అంబేద్కర్ జయంతి ఒకే రోజు మా యొక్క కుటుంబంలో ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లలతో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో ఇంటిలో ఏ విధంగా బర్త్డే చేసుకుంటారో ఆ విధంగా అంబేద్కర్ జయంతి 120 కాదు 239 చోట్ల చేయడం జరిగింది సార్. వాటిలో కూడా 46 చోట్ల మనం లైవ్ పెట్టడం జరిగింది సార్. అదే విధంగా పేద కార్యకర్తలకు సంబంధించి సునీల్ ఇస్కా గారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ మోర్చాలకు అన్ని జిల్లాలకు కూడా సహాయం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు మా మధ్య ఈ రోజు వచ్చి మా కాన్ఫరెన్స్ లో కూర్చొని మీరు మాట్లాడడం మాకు చాలా సంతోషం సార్. కాబట్టి మీకు మరి ఒకసారి మేము వెల్కమ్ చెప్తూ విరమించుకుంటున్నాను సార్. జై హింద్, జై భారత్ మాత, జై భీమ్. సార్ JBR చక్రవర్తి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. सुनाई दे जरा सर. ये गंगाधर गारू कहाँ से है? ये गंगाधर इज फ्रॉम कदरी सर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट सर. स्टेट जनरल सेक्रेटरी तो समझ में आ गया. यस सर, जनरल सेक्रेटरी सर. यस सर. JBR चक्रवर्ती, वन मोर जनरल सेक्रेटरी. JBR आज सभी को मेरा प्रणाम है. आज उपस्थित जातीय सचिव और बीजेपी का वरिष्ठ नेता, आंध्र प्रदेश का इंचार्ज, हमारा एपी बीजेपी एससी मोर्चा का 55वां वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए हमारा सभी सदस्यों के ओर से मेरा हार्दिक स्वागत है सर. और मेरा नाम चक्रवर्ती है, मैं प्रधान सचिव के पद पे काम कर रहा हूं सर. अभी जो हमारा अध्यक्ष जी सुनील जी जो कहा है आजीविका के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा सा और जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा सर. ये जो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में करीबन 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ये आजीविका के बारे में थोड़ा हम उसको ऊपर ध्यान किया सर.
इसमें जैसे हमारा सुनील जी ने बताए, हमारा एससी मोर्चा के जो औत्साहिक वो व्यापारवेत्ता बनाने का कोशिश या पारिश्रमिक या सेवादाता जो है, उसके लिए बैंक्स व अन्य आर्थिक संस्थाओं के द्वारा उसका आर्थिक स्वावलंबन या आर्थिक सहाय करने के लिए ये चक्री हाँ बोलो చక్రి సార్ మాట్లాడండి. हाँ कुछ प्रॉब्लम है और अगले में एक हाँ। जाके ये सारे 13 जिले में एक एक सदस्य को एक इंचार्ज बनाया गया है सर, और इसके द्वारा एक जिले में करीबन 30 एप्लीकेशंस ये जो इंटरेस्टेड जो लोग है उसके साथ वो एप्लीकेशंस लेना या वो एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज करना, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना, वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, कैश सर्टिफिकेट, ये सारे चीज इकट्ठा करना। और पहले एक व्यक्तिगत रूप में हर एक व्यक्ति अपना अपने जो बैंक हो या ऐसी कॉर्पोरेशन कहाँ भी जाके अपना अपना एप्लीकेशन को दे रहे थे। ऐसा देने में बहुत सारे संक्लिष्ट स्थिति हमारा सदस्यों को वो झेलना पड़ता है सर। इसलिए हम एक एससी मोर्चा एक संस्था के रूप में हम सब मिलके एक एक जिले में जो उधर का जिले अध्यक्ष हो या सचिव हो, प्रधान कार्यदर्शी, कार्यनिर्वाहक कमेटी में जो भी हो, वो हम सब मिलके इकट्ठा होके एक संस्था के रूप में सारे एप्लीकेशंस हर एक वो बैंक का जो है बैंक में वो मैनेजर से बात करना और हमारा संस्था के ओर से उसको भरोसे देना, ये सब कार्यक्रम हम शुरू किया है सर। जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम सब टूरिंग में हर प्रधान सचिव, हमारा राष्ट्र अध्यक्ष, सब लोग हम अपने अपने एक एक जिले को हम टूर करके ये सब करने का कोशिश कर रहे हैं सर। अभी एक संस्था के रूप में काम करने के लिए हम कार्याचरण प्रणाली का अभी बना है सर। सो ये सब और एक बार हमारा साथ और हमारा बीच में आप उपस्थित होने के लिए हार्दिक वो अभिनंदन हम करते हुए आपको प्रणाम कर रहे हैं सर। नमस्ते। कमला जी कावली, सेक्रेटरी, अबाउट द न्यू मेंबरशिप। कमला जी। कमला। Honorable, okay sir, good morning. Honorable Chief Guest Sri Sunil Devadarji, SC Morcha State President Sri Iska Sunil ji, good morning ji. My name is A. Kamala, SC Morcha State Secretary. Sir, we celebrate Ambedkar Jayanti in 238 places sir, with 400 members sir. With same 400 members were taken as new membership drive sir in the SC Morcha. At the same time, we taken new members 1800 people, all districts sir, Andhra Pradesh sir. Sir, please district wide Anantapuram 135 members sir, Chittoor 50 members, Nellore 250 members, Kurnool 600, Krishna 50, Guntur 350, Prakasham 100, Vizag 60, East Godavari 60, West Godavari 60, Kadapa 70. We used this lockdown time for a new membership drive, sir. The new membership drive program is completed, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. सर लास्ट एक स्पीच है सर, एक वीएस के प्रमोद सर विशाखापट्टनम से। प्रमोद चक्रवर्ती। Hello. Yeah. Good morning, sir. Our President Sri Sunil ji, our today's chief guest, Bharatiya Janata Party National Secretary and in charge of Andhra Pradesh State, Sri Sunil Deodar ji. A very warm welcome to the Andhra Pradesh State SC Morcha, sir. I just wanted to notify that initially I wanted to introduce myself. I am KN Pramod Chakravarti, talking from Visakhapatnam city. I am State General Secretary for the SC Morcha Andhra Pradesh.
Sir, I just wanted to notify the activities that we have initiated in the lockdown period. These 2 months, we have utilized this lockdown period very productively. All the programs have been initiated with Ambedkar Jayanti. We have done 239. We have done Ambedkar Jayanti at 239 places, and after that, we have appointed various in charges for Arogya Setu, PM Cares, and membership drive, and all government schemes. And we have appointed in charges for loans also to initiate in their various districts to talk to the manager of the particular bank. So it has been a very pleasure for us to meet all the leaders and dignitaries across the country. That the President Iska Sunilji has made it possible with a Zoom app. We have talked with all the big personalities who have all notified by Mr. Iska Sunilji. We have directly interacted with them, and it is utmost pleasure for us to directly contact you, the a successful personality in the entire country, the in charge of state, Andhra Pradesh state, Sunil Deodarji. It is very pleasure meeting with you through this video conference. And also we have distributed Modi kits on behalf of SC Mocha in every district across Andhra Pradesh. And also we have distributed cooked foods. We have cooked the foods and also distributed to the poor who are all needy in this lockdown period. And also the people who are working for the construction activities around, all the other state people who are walking across the roads. We have done a massive job on behalf of SC Mocha by distributing food for them, and also the rice and also the eatables, which are biscuits, and also we have provided tea and all these things, food. At this Corona time, we have utilized this Corona time very productively, and I am very proud of being myself merging with SC Mocha, working with SC Mocha Andhra Pradesh state. And once Thank you. again, I thank you very much, sir. I am very pleasure to meet you through this video conference. Thank you very much. Sir, thank you, sir. Sir, please start your speech, sir. నా పేరు దియోదర్ కాదు, దేవధర్. Devadar. సరిగ్గా చెప్పానా? Devadar. దేవధర్. Yes, sir. Yes, sir. దియోదర్ కాదు. Sir. స్పెల్లింగ్ DEODHAR. Yeah. Devadar, sir. प्रोनाउंसिएशन देवधर. Devadar. Yes, sir. तो सुनील इसका जी, हिंदी सबको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा? आ जाएगा सर, ज्यादा लोग को समझ में आ जाएगा सर। हाँ, हाँ। मैं दोनों भाषाओं में बोल सकता हूँ। Yes. सबसे पहले मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं हमारे आंध्र प्रदेश के SC मोर्चा के अध्यक्ष श्री सुनील इसका जी। थैंक यू सर। और मुझे ऐसे लगता है जो सुनील होता है वो बहुत एक्टिव होता है। ये बताने में मेरा स्वार्थ भी है, क्योंकि मैं भी सुनील हूँ, वो भी। और जिस ढंग से उन्होंने पैंडेमिक के बाद में, लॉकडाउन के बाद में मोर्चा को एक्टिवेट किया है, ये पूरे देश में एक मिसाल है। एक ऐसा ये है कि आप सारी दुनिया को एक उदाहरण उन्होंने दिखाया है कि ऐसे समय में भी अलग अलग कल्पनाएं करके उन्होंने मोर्चा को एक्टिव रखा है। He has shown his credentials. Sunil Iska Garu has shown his capacity, his honesty, his dedication, and his commitment towards party and party organization. So the very first thing, initially I congratulate Sunil Iska Garu and Yes, I congratulate the team of SC Yes. Mocha. Yes. See the team spirit. Yes. Otherwise he might have spoken alone, but he did not speak alone. He allowed his general secretaries to speak, and that is why at least I could see few of the faces of general secretaries. I could listen to them and I could remember their names in my mind. Yes. So he gave me that opportunity. So it shows that he has the team spirit in him, and that is why he could make the team of Andhra Pradesh SC Morcha. So definitely it is commendable thing, Sunil Iska Garu. And
today, as members of SC Morcha Andhra Pradesh, 2-3 major points I want to place before you. Number one, we have the greatest leadership of the world, greatest party of the world, and the greatest organization of the world with us. Greatest leadership, that is Narendra Modi ji. Greatest party is Bharatiya Janata Party, and the organization. What is the speciality of Bharatiya Janata Party? The organization, the importance to cadre of BJP. This cadre, once upon a time, was termed by one of our senior कार्यकर्ताs of BJP as Devatulya Karyakarta. Devon ko bhi durlabh. Means even God will be not having such type of cadre with him, like that cadre we have, committed cadre. If other parties in this country lack in something, then this cadre, Karyakartas. So BJP is a party of Karyakartas. Narendra Modi ji was a Samanya Karyakarta, Samanya Swayamsevak. From there he rose to the position of Prime Ministership. All our leaders, and always I say that Bharatiya Janata Party, Oka Party, Kutumbam Party, Kadu. ये फैमिली पार्टी नहीं है. भारत में फैमिली पार्टी है सारी, बीजेपी फैमिली पार्टी नहीं है. देखिए, सुषमा स्वराज जी की बेटी का नाम बांसुरी स्वराज है, ये आपको अभी भी पता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को तब पता चला जब सुषमा जी स्वर्गवासी हो गई और उनकी श्रद्धांजलि सभा में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उनकी बेटी का नाम लिया और बताया बांसुरी जी है, आपके साथ सारा देश है. तब सारी दुनिया को पता चला कि बांसुरी उनकी बेटी का नाम है. सुषमा जी जैसी बड़ी नेता के लिए क्या मुश्किल था. It was not difficult for Sushma ji to bring Basuri Swaraj into politics, force her and make some MLA or minister in Haryana or member of parliament, Lok Sabha or something. It was very easy to give some party post. It was very easy. But in BJP, it is not, it never happens. It is not allowed. It is not there in our ideology and it is not there in our methodology. Similarly, son of Arun Jaitley, his name is Rohan Jaitley. We did not know. When Arun ji was no more and in his Shraddhanjali Sabha, again, when Rohan Jaitley came and spoke about his father, at that time only some of us we came to know that the son of Arun Jaitley's name is Rohan Jaitley. यहाँ तो मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है. यहाँ तो मुख्यमंत्री अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में पार्टी के आधे लोगों के साथ दुश्मनी मोल लेता है. आंध्र प्रदेश में जो चंद्राबाबू नायडू गारू ने किया, तो यहाँ पर सिर्फ कुटुंबम पार्टी है. एक एक जगह पर फैक्शन जो होता है आपके हमारे आंध्र प्रदेश में, ये कुटुंबम के बीच में फैक्शन है. मेरा बेटा, मेरा कोडुलू, मेरा अल्लुडू, मेरा बस अपना ऑल इन द फैमिली, दूसरा कुछ नहीं है. बीजेपी ऐसा नहीं है. इसलिए बीजेपी एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी है. बीजेपी नॉन करप्ट लोगों की पार्टी. बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी रहे हो, कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता है कि ये सरकारी पैसा अपने घर में लेकर जाते हैं. जो अपने व्यवहार से आदर्श लोगों के सामने रखते हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स, ऐसे मिनिस्टर्स हमने इस देश को दिए. नॉन करप्ट गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन ऑफ नरेंद्र मोदी जी एंड हिज गवर्नमेंट, ये हमारी विशेषता है. और ऐसे कई राज्य सरकारें, कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपना व्यवहार, अपने चरित्र को उस तरह से रखा है. आई वुड लाइक टू टेल यू वन एग्जाम्पल how a politician should think, Sunil Iska Garu. You might have heard a story of Chanakya or not, but today I will tell you one story of Chanakya. I am taking everything to ultimately Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat is not only 20 lakh crore finance package. Atmanirbhar Bharat is a concept. Atmanirbhar Bharat हमारी एक संकल्पना है, एक लक्ष्य है हम सब लोगों के सामने जो रखा हुआ है.
आत्मनिर्भर भारत उन्हीं लोगों के माध्यम से हो सकता है जो वैल्यूज को लेकर राजनीति करेंगे। आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब इस देश में ऐसे कुछ युवा पॉलिटिशियंस, युवा आगे आएंगे और जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज टुडे आई एम वेरी हैप्पी सुनील इस्कागारू व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग दिस गैलरी speaker view, not speaker view but the gallery of all speakers. At that time I can see many of the youngsters attending this video conference, and I'm very happy. And even Sunil Iskagaru, मुझे जब पता चला कि आपकी बेटी की शादी है तब मुझे आश्चर्य लगा कि अभी आपके पास देखकर कोई बोलेगा कि अभी 5-7 साल पहले आपकी शादी हुई होगी और आपकी बेटी की शादी हो रही है। मतलब आप भी एक यंगस्टर दिखते हैं और आपका सारा टीम भी ज्यादातर यंग लोगों का है। और जो यंग नहीं है ऐसे हमारे कुछ लोग हैं जैसे केजे दास जी है, लेकिन वो मन से यंग है, इसके बारे में कोई डाउट मेरे मन में नहीं है। What I want to convey is Atmanirbhar Bharat is possible with some value-based politicians, those who will fight for their society. इसलिए मैं ये चाणक्य की कहानी आपको बताने वाला हूँ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक कराया सड़क से उठाकर। Probably he was not एक क्षत्रिय, एक गोरक्ष जो ये भेड़ बकरियां चलाने वाले का बेटा था, वो उसको उन्होंने राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद एक चाइना का ट्रेवलर, he came to India and he heard a lot about Chanakya, and that is why he thought of meeting of Chanakya. He went to Chandragupta's महल and he thought that he will meet Chanakya, मिलेगा चंद्रगुप्त के महल में कहीं मिलेगा। तो लोगों ने बताया वो तो महल में नहीं रहता है, वो एक झोपड़ी में रहता है। तो वो बाजू में झोपड़ी में चला गया। आश्चर्य लगा, इतना बड़ा राजा बनाने वाला आदमी लेकिन खुद झोपड़ी में रहता है। और उधर गया, शाम का समय था, तो चाणक्य जी कुछ काम कर रहे थे। एक दिया जल रहा था, दीपकम जल रहा था, और उस दिए के लाइट में चाणक्य जी सरकार का कुछ काम कर रहे थे। तो इस चाइनीज प्रवासी ने अपना नाम बताया, नमस्ते किया और बताया, चाणक्य जी मैं आपसे कोई गवर्नमेंट की बात करने के लिए नहीं आया हूं। इट इज ए पर्सनल कॉल दैट आई हैव केम हियर। आई वांट टू हैव सम पर्सनल डिस्कशन। व्यक्तिगत काम के लिए मैं आया हूं, कोई चाइना सरकार का कोई आपके साथ ऐसा नहीं है। मैं एक पर्सनल मुलाकात चाहता हूं। चाणक्य जी ने बताया थोड़ा टाइम बैठो, मैं कुछ सरकारी काम कर रहा हूं। वो खत्म होने के बाद कुछ समय तरवाता नेनु मीतो माटलाडता। तो थोड़ा थोड़ा बराबर आ रहा है ना तेलुगु? यस सर। भी अच्छा है, टीचिंग भी अच्छा है। एक साल बाद सुनील इस्कागारू मैं एससी मोर्चा के मीटिंग में ठीक है सर। थैंक यू सर। तो उसने कहा कि थोड़ा समय रुको। थोड़े समय बाद चाणक्य ने जो दिया दीपकम जल रहा था, उसके बाजू में एक दूसरा दीपकम रखा हुआ था जो जल नहीं रहा था, दीपक रखा था। वो जो जल नहीं रहा था उससे उस दीपक को जलाया, और जो जल रहा था उस दीपक को बुझा दिया। और उसके बाद में उसने बताया चलो बोलो अभी क्या बात करना है तुमको। तो उसने बताया कि मुझे जो बात करना है मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, ये दिया भी जो है लाइट दे रहा था और अभी आपने जो दिया जलाया वो भी लाइट दे रहा है, तो आपने पहला बुझा कर दूसरा क्यों जलाया? दोनों में तो तेल समान है, दोनों में बाती समान है। अब चाणक्य ने बताया कि मैं सरकारी काम कर रहा था और तुमने मुझे बताया कि मेरा सरकारी काम नहीं है, मैं पर्सनल लिए आया हूं। ये जो दिया पहले जल रहा था वो सरकारी खर्चे से तेल, बाती और दिया था जिसके लाइट में मैं काम कर रहा था। अभी जो दिया मैंने जलाया है वो सरकार से मुझे जो मंथली सैलरी मिलती है, उस मेरे सैलरी में खरीदा हुआ दिया, मेरे सैलरी में खरीदा हुआ तेल, मेरे सैलरी में खरीदा हुआ बाती, उसको मैंने जलाया और सरकारी दिया मैंने बुझा दिया। क्योंकि जब पर्सनल बात मैं करता हूं तब सरकारी वस्तु का इस्तेमाल मैंने नहीं करना चाहिए। कैन यू अंडरस्टैंड टू दी कमिटमेंट टुवर्ड्स ये सरकारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल? इसके बारे में चाणक्य का विजन क्या है? अब इसके सामने मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक छोटा बच्चा था और उसके माँ जो थी वो एक हेडमास्टर थी स्कूल की,
और उसके पिताजी जो थे वो एक गैजेटेड ऑफिसर थे। और घर में चोरियां होने लगी। 100 रुपया माँ के पर्स में से, पिता के पॉकेट में से चोरी होने लगी। तो माँ बाप ने सबसे पहले घर के नौकरानी के ऊपर शक किया, क्योंकि पहले शक तो बेचारी नौकरानी के ऊपर ही जाएगा ना। उसके बाद में वो तो साफ निकली, उसने तो नहीं किया था। फिर शक किया ड्राइवर के ऊपर, फिर शक किया स्वीपर के ऊपर। बाद में पता चला ये तो कोई चोरी नहीं कर रहा है। तो ट्रैप लगा कर बैठे, तब पता चला उनका इकलौता बेटा चोरी कर रहा है। तो इनको समझ में नहीं आया ऐसा क्या हो गया, हम इसके परवरिश में तो कोई कमी नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मेरा बेटा क्यों 100 रुपया चुरा रहा है मेरे पॉकेट से। दुखी हो गए। तो बेटे को सामने बिठाया, बाप ने उसके सामने कागज रखा, माँ ने उसको एक पेन दिया और बताया बेटे लिखो, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। 100 टाइम्स लिखो कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तो बेटा लिखने लगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, और लिखते लिखते हंसने लगा। तो उन्होंने, माँ बाप ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? तो बताने लगा, पापा आपने तो बताया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, एक कागज पर लिखने के लिए। कागज तो आप सरकारी दफ्तर से चोरी करके लाए हैं, और माँ आप मुझे एक पेन देकर बता रही है मैं चोरी नहीं करूंगा, ये पेन तो आप स्कूल से उठा कर लाई है। तो सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी भी चोरी है, और उससे आप बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हैं। ये कहानी मैंने क्यों बताई? अब मैं आपको तीसरी कहानी बताता हूं कि जिनको जैसे लोगों को देखकर मैं खुद बीजेपी में आया। उनमें एक व्यक्ति है मनोहर पर्रिकर जी। एक मिनट, दुष्यंत कुमार गौतम जी, मैं आपको खुशी की बात बता रहा हूं। मैं अभी आंध्र प्रदेश एससी मोर्चा के सुनील इसका जी ने आयोजित किए वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहा हूं जब आपका फोन आया है। और इस भाषण में कुछ मुद्दे मुझे चाहिए थे, इसलिए सुबह मैंने आपको कॉल किया था। अभी मैं भाषण खत्म करके फिर आपसे बात करता हूँ। अब मैं स्पीकर पर लेता हूं आपको। आप आंध्र प्रदेश एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के, ऑलरेडी आपका हो चुका है बीसी, एक बार शुभकामना दीजिए। मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। बोलिए दुष्यंत जी। हेलो, बोलो मैं? यस सर, सुनाई दे रहा सर। आदरणीय सुनील देवधर जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और इसका जी प्रदेश अध्यक्ष। थैंक यू सर। मैं आप सबसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि सुनील देवधर जी का मार्गदर्शन आपको आज जो मिल रहा है वो आपके हमारे सबके लिए प्रेरणा योग्य रहेगा, क्योंकि आज केंद्र सरकार के अंदर मोदी जी की जो सरकार बैठी हुई है, जिसने हमेशा लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति की चिंता की है, अनुसूचित वर्ग की चिंता की है। आप देखेंगे राष्ट्रपति भी आज दलित समाज का बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं। और तो जहाँ आरक्षण नहीं होता, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं, 2 गवर्नर हमारे हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे हैं, और भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का बहुत बड़ा काम किया है। मैं पहले भी आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। हमेशा गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की जब भी बात होती है उसमें दलित ज्यादा होता है। और आज सरकार जिस प्रकार से, अब अपने सुनील जी आपको सब बताएंगे, तो योजनाएं लेके आ रही है जो दलित और पिछड़े और गरीब लोगों के लिए है। आप उसको मिलकर एक अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भारत के निर्माण के लिए सहयोग करेंगे। तब मुझे मैं भी सुनील देवधर जी का मार्गदर्शन सुन सकता, ऐसा मेरा भाग्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दुष्यंत जी मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। नमस्कार। तो मैं ये बात करना चाहता था कि मैं गया था गोवा के मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर जी को मिलने के लिए, और मुख्यमंत्री थे, सामने बैठे हुए थे, उनके टेबल के सामने मैं बैठा हुआ था। तो कुछ कॉल वो टेलीफोन से कर रहे थे, लैंडलाइन से, और कुछ कॉल वो मोबाइल से कर रहे थे। तो मैंने उनको ऐसे ही प्रश्न पूछा, मनोहर पर्रिकर जी कुछ कॉल आप लैंडलाइन से बता रहे कनेक्ट करो करके, पीए को बता रहे, और कुछ कॉल आप मोबाइल से बात कर रहे हो, ये क्या झमेला है, बताइए तो मुझे। तो उन्होंने बताया सुनील ऐसा है, जितने भी सरकारी काम है वो सारे सरकारी कॉल
मैं लैंडलाइन से करता हूँ, और मेरे परिवार के और मेरे पार्टी के जितने कॉल होते हैं वो सारे कॉल मैं मेरे पर्सनल मोबाइल से करता हूँ, जिसका बिल मैं जिस कंपनी का मालिक हूँ, क्योंकि वो एक IITian थे, उनकी खुद की इंडस्ट्री थी, वो संघ के संघ चालक बनने से पहले वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्वयंसेवक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी खुद की इंडस्ट्री थी, और वो बोले कि मेरी इंडस्ट्री से, मेरे अकाउंट से इस बिल का पेमेंट होता है, मैं कभी भी पार्टी और परिवार के कॉल सरकारी फोन से नहीं करता। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आंध्र प्रदेश के TDP या YSRCP के या कांग्रेस के किसी पॉलिटिशियन के दिमाग में कभी ये विचार भी आ सकता है क्या? नहीं सर, Whenever they think such type of things, No way. BJP can think. BJP, only BJP can think. We can get personalities like Narendra Modi ji, we can get personalities like Manohar Parrikar ji in भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे लोग ही इस देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीजेपी के अंदर हमें राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए राजनीति करनी है। अभी दुष्यंत कुमार गौतम जी से बातचीत हुई। देखिए मैं बात करता हूँ, किसी भी समाज के किसी भी विषय के ऊपर बात करता हूँ तो पहले मैं तैयारी करके बात करता हूँ। SC मोर्चा के सामने बोलना है तो क्या बोलना है, इसकी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले अमर साबळे जी से भी बात की, जो हमारे राज्यसभा पर सांसद थे, और मैंने विनोद सोनकर जी से भी आज सुबह बातचीत की, और दुष्यंत जी को फोन लगाया था तो दुष्यंत जी का फोन उन्होंने उठाया नहीं, वो बिजी रहे होंगे। अभी कॉल आया तो मैंने आपकी भी बातचीत करा दी। लेकिन सबको मैंने बताया कि सुनील इसका जी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ मुझे बातचीत करनी है। इन्होंने आपको जाते जाते बताया कि किस तरह से भारत का राष्ट्रपति हमने शेड्यूल कास्ट समाज का बनाया, इतना बड़ा सम्मान हमने दिया। इनके बारे में भी एक मजेदार बात मैंने सुनी कि राष्ट्रपति भवन में कहते हैं कि 350 या 360 ऐसे कुछ नंबर याद नहीं है, कमरे हैं, रूम्स है। तो जब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गरीब थे, घर में रहते थे, उनके घर को जो छेद थे छत को जिसमें से पानी टपकता था, गरीब थे, उनके घर को जो छत था उसको जो छेद थे, उन छेदों की संख्या 360 से ज्यादा थी। ऐसे जो घर में रहने वाले एक व्यक्ति को ऐसे घर में जाकर बिठाया जिसमें कमरों की संख्या थी। ये एक शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति बनाने का काम हमने किया, गवर्नर्स को किया। मैं आपको त्रिपुरा के बारे में बताता हूँ, जहां का मैं गए 6 साल से प्रभारी हूँ, और जहां पर भाजपा की सरकार हमने बनाई, वहां पर 10 सीटें रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए, 10 सीटें, और 2 ऐसे जगह पर जो अच्छे कार्यकर्ता जो शेड्यूल कास्ट समाज के थे लेकिन वो वहां पर सीट जीत सकते थे, तो हमने प्रपोज किया कि इनको टिकट दे दो। तो कई सारे भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं नहीं वो अच्छे ठीक है, लेकिन उनके लिए 10 सीटें हैं ना, तो वहां से तो उनको मिलने वाला है, यहाँ से तो कम से कम हमको दे दो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम और आप, वो तो SC रिजर्व इसलिए क्योंकि सरकार ने बताया है, लेकिन बाकी जगह पर भी जिसमें क्वालिटी है उसको ही हम देंगे। और हमने ऐसे 2 लोगों को, SC लोगों को ओपन सीट पर टिकट दिया, उनको चुनाव लड़ाया, उनको जिताया, और आज वो 10 में से 9 बीजेपी जीती, 1 CPM जीता। लेकिन ये 2 जो ओपन सीट से हमने SC को टिकट दिया, ये दोनों MLA बन गए। और आज आंध्र प्रदेश के असेंबली के अंदर 11 शेड्यूल कास्ट MLAs है, और उसमें से 9 रिजर्व सीट पर आए हैं, 2 अनरिजर्व सीट पर आए हैं। ये बीजेपी है। बीजेपी सोचती नहीं है इस बात को। दूसरी बात, जब स्पीकर, लोकसभा स्पीकर बनाने का समय आया, तब हमने तय करके SC को लोकसभा स्पीकर बनाया। जो इन्होंने बताया ना कि हमने राज्यपाल SC बनाए हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा में भी, उसमें तो कंपल्शन नहीं था, राज्यसभा में भी ज्यादा SC समाज को हमने प्रेफरेंस दिया है। और इतना क्या मैं बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। इससे बड़ी और बात क्या चाहिए बताइए। तो भले SC नहीं है लेकिन बैकवर्ड क्लास के हैं, तो बैकवर्ड क्लास से व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बन सकता है, इसको
कौन किसने करके दिखाया है ये, अभी इसको नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। क्या आपको पता है अभी ये जो नया जो पैकेज आया है, इस पैकेज के माध्यम से जो कई सारे नियम बनाए गए हैं, वैसे पहले 5 साल मोदी सरकार ने एससी समाज के लिए क्या क्या किया, मेरे ख्याल में जितने भी वक्ता आए होंगे, सुनील इसकागरू पहले सबने बताया होगा, बार बार बताया होगा, तो ये मैंने अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी गए, उन जन्म हुआ, उन्होंने जहाँ पढ़ाई की, जहाँ वो रहते थे दिल्ली, भव्य स्मारक में बनाया, ये किसी ने नहीं किया आज तक। कांग्रेस ने तो हमेशा चूना लगाने का काम किया, एससी समाज को चूना लगाने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम किया। और मैं बहुत गलत बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आता है जब कांग्रेस का जो व्यवहार है एससी समाज के साथ। और एससी समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है मैं बताऊं, एससी नाम से चलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, ये एससी समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे दलित पैंथर हो, दुनिया भर की एससी नाम से जो पार्टियां बनती है ना, वो क्या करती है मालूम है, वो पर्टिकुलर एससी नेता की दुकानदारी चलाने के लिए पार्टी बनती है। वो कभी एससी समाज के भले के लिए काम नहीं करता है, वो अपने भले के लिए काम करता है। और एससी समाज का दुर्भाग्य ये है, जो भी एससी समाज का व्यक्ति बड़ा बनता है, वो शहर में आकर बंगला बनाकर बैठ जाता है, और वो गांव देहात में बैठे हुए दलित समाज के पास कभी भी वापस लौट के नहीं जाता है। उनके नाम की दुकानदारी चलाने का हैदराबाद में बैठकर काम करता है, दिल्ली में बैठकर काम करता है। और हम लोगों को ऐसे एससी नेता आंध्र प्रदेश में खड़े रहने हैं, जो अपने तालुका में, जो अपने गांव में रहकर बड़े होंगे और गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। बंगला बनाएंगे, बंगला बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने गांव में बंगला बनाएंगे और बाकी लोगों के भी बंगले बने, इसके चिंता करेंगे। ऐसे एससी लीडर्स मुझे आंध्र प्रदेश में चाहिए। बताइए, आप सब लोग ऐसे एससी नेता बनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाकर बताइए, आर यू रेडी? Such type of SC leaders, those who will grow in Andhra Pradesh as SC leaders, and then you are going to build SC community. हाथ ऊपर उठाकर बताइए। అందరు చేతులు పైకెత్తండి, చేతులు పైకెత్తి రెండు చేతులు మీ మాట్లాడండి, बताइए। यस मेरे तो ये जो दलित नाम से जो पार्टियां हैं, ये सब फ्रॉड पार्टियां हैं, ये सब चोरों की पार्टियां हैं, ये दोंगालू लोगों की पार्टियां हैं, ये गजदोंगाओं की पार्टियां हैं जो चोरी करती है। और ये सब गांव-गांव में तिरगेवाड़ू पंदीलेकुंडा लोगों को जमा करके पार्टी चलाते हैं, एक्चुअल एससी समाज के भले का काम नहीं करती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मात्र में ये एकमात्र पार्टी है जो एससी समाज के लिए सच्चे दिल से काम करती है। ये बात आपको जाकर एससी समाज में समझाने का काम करना है। अभी जो एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ी स्कीम्स लेकर नरेंद्र मोदी जी आए ना, लाखों करोड़ रुपए की एमएसएमईज के स्कीम लेकर आए, लेकिन आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि सरकार जब प्रोक्योरमेंट करती है, सरकार जब बहुत बड़े पैमाने पर खरीदी करती है, या सरकार की जो पीएसयूज है वो ऑर्डर देके करोड़ों रुपए की खरीदी करती है, ऐसे खरीदी का केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने नियम बनाया कि उसका 25% आपने एमएसएमई से खरीदी करना चाहिए। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदी नहीं करना, विदेशी कंपनियों से खरीदी नहीं करना, आपने किससे खरीदी करना? एमएसएमई से खरीदी करना। लेकिन इसमें और एक नियम बनाया, सुनील इसकागरू, आपको पता है कि नहीं पता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं। एमएसएमईज में से जब आप खरीदी करोगे, उसमें से 4% से खरीदी करना है प्रोक्योरमेंट ओनर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। मतलब जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का है, खुद की एमएसएमई बनाता है, ऐसे 4% लोगों से केंद्र सरकार को या केंद्र सरकार के पीएसयू को परचेस करना ही पड़ेगा।
इतना ही नहीं तो 3% ऐसे एमएसएमई से खरीदी करना पड़ेगा जिस एमएसएमई की जो मालिक है वो महिला है, मतलब वो भी एससी हो सकती है, मतलब एससी होने के नाते भी हो सकता है, और एससी महिला अगर कोई खुद का बिजनेस चलाती है, खुद की एमएसएमई चलाती है, तो उसके इसमें से महिला कोटा से भी वो खरीदी कर सकते हैं। इस तरह से महिला हो तो 4 + 3 7% है, और अगर पुरुष हो तो 4%। मतलब आपके अंदर दलितों का एक डिक्की भी है ना, जो दलितों का एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने का काम करता है। और हम लोगों ने ऐसे कितने सारे दलितों को आगे लाकर स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 1-1 करोड़ का लोन दिलवाने का काम, उनको खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए काम किया है। हर ब्रांच को, हर बैंक के हर ब्रांच को एक एससी या एसटी, या तो एससी या तो एसटी, दो में से एक, और एक महिला, ऐसे 2 लोगों को ये स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से बिना किसी सिक्योरिटी का नया कंपनी, नया एक बिजनेस चालू करने के लिए लोन देने के लिए कंपल्शन स्टैंड अप इंडिया ने किया है। वो जो महिला है, वो महिला एससी भी हो सकती है, वो महिला के नाते लोन ले सकती है। अगर एक लोन ऑलरेडी एससी या एसटी को मिला हुआ है तो महिला लोन ले सकती है। मतलब एक महिला और एक पुरुष एससी समाज का 1 करोड़ तक का बिना सिक्योरिटी का लोन बिजनेस खुद का चालू करने के लिए स्टैंड अप इंडिया एससी एसटी महिलाओं को अपने बलबूते पर खड़ा करने के लिए लोन ये दिया है। इसके अलावा चाहे गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के लिए जितने योजनाएं बनाइए, आप मेरे हृदय पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या इस देश के अंदर जो गरीब है, उस गरीब में सबसे बड़ा समाज ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है या नहीं है? बताइए। आज गरीब होता है मतलब कौन होता है? जो सालों से गलत रीति रिवाज के कारण गांव के बाहर जिसको रखा गया, जिसको सालों से अपमानित किया गया, जिसके खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले पहले खड़े रहे और बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि वो तो मेरे गुरु है, उनसे मैंने सीखा है, और उसके बाद में अम्बेडकर जी ने ये काम किया, ये उस समाज के लिए काम किया जिनको सालों से बाहर रखा गया, जिनको महिला ढोने के लिए बाहर रखा गया, और जिनकी छाया से भी दूर रहने का पाप इस देश के अंदर हुआ। और उस पाप के बारे में संघर्ष करके बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि आप लोग तो फ्रीडम मांग रहे हो, लेकिन फ्रीडम कौन मांग रहा है? फ्रीडम किसको मिलेगा? अंग्रेज चले जाएंगे, वापस जो आएंगे हम तो वैसे ही पड़े रहेंगे। तो ऐसा फ्रीडम मुझको मंजूर नहीं है। मुझे ऐसा फ्रीडम चाहिए कि जिस फ्रीडम में मेरे समाज के ऊपर जो सालों से अन्याय होते आए, वो अन्याय न होने वाला फ्रीडम मुझे चाहिए। और इसलिए उन्होंने रिजर्वेशंस की मांग की, और वो रिजर्वेशंस को, राजनीतिक रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने का काम किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। उसके बाद में इस राजनीतिक रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो कौन से आधार पर दलित ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस या विपक्ष बोलता है कि हम एंटी दलित है? ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। ये आपको जाकर बताने का काम करना चाहिए कि ये जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस को एक्सटेंड करने का काम किसने किया है? अटल जी ने किया है। बाद में वापस 10 साल एक्सटेंड करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उस कानून को डाइल्यूट करने के लिए बताया, तब उस कानून को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्ट करके फिर एक बार दलितों को न्याय दिलाने का काम किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हम लोगों को डंके की चोट पर जाकर बताना है दलित समाज में। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर हम दलित समाज के पास जाकर ये कन्विंस नहीं कर पाए ना, तो हम जैसा कोई निकम्मा दूसरा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी एससी कास्ट मोर्चा अगर जाकर लोगों को ये कन्विंस नहीं कर पाता है, इफ वी आर नॉट एबल टू कन्विंस एससी पीपल दैट बीजेपी इज द ओनली पार्टी which is wholeheartedly really on grounds working for the rights of scheduled caste community, then useless people like us, we cannot be compared any other. हम जैसा निकम्मा दूसरा कोई नहीं है। हमारा पार्टी इतना काम करता है, लेकिन हम लोगों को जाकर बता नहीं सकते
क्या उनके पास नोरू है तो क्या हमारे पास नोरू नहीं है? उनके पास मुंह है तो हमारे पास मुंह नहीं है? वो अगर नोरू के माध्यम से गुंडे में पहुंच जाते हैं, वो गुंडे, हिंदी गुंडे, तेलुगु गुंडे में पहुंच जाते हैं, तो हम जैसे सज्जन लोग उन तेलुगु गुंडे के अंदर पहुंच नहीं सकते? उन हिंदी गुंडों का पराभव नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? वाईएसआरसीपी गुंडे नहीं है तो क्या है बताइए? तो एक नंबर की राउडी पार्टी है, एक नंबर की लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है, भूमाफियाओं की पार्टी है। तेलुगु देशम भी वही था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एससी मोर्चा का काम ये बहुत चाला इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और आपको अगर याद होगा, सुनील इसका जी सच बताइए, जब से मैं आंध्र प्रदेश में सह प्रभारी के नाते आया, जहां पर भी मैं प्रवास में गया, मैंने सुबह एससी मोर्चा के कार्यकर्ता के घर में जाने की मांग की या नहीं की? एससी मोर्चा के कार्यकर्ता के घर में जाने की मांग की या नहीं की? हर बार किया सर। मैंने मेंबरशिप करने की जब कैंपेनिंग किया, मैं 21 दिन विस्तारक गया या नहीं गया? कार्यकर्ताओं के घर में रहा या नहीं रहा? वही घर पे थे सर आप? रात में भी थोड़े घर में आग्रह रखा कि नहीं रखा, मेरा रात का निवास एससी कार्यकर्ता के घर में रखो? आपने रखा कि नहीं रखा? लोगों ने कहा आप सामान्य कार्यकर्ता के घर में रहते, आप बहुत अच्छा काम करते। मैंने कहा मैं सामान्य कार्यकर्ता के घर में नहीं रहता हूँ। कार्यकर्ता सामान्य नहीं होता है, कार्यकर्ता असामान्य होता है। व्यवस्था सामान्य होती है, व्यवस्था कैन बी सामान्य। 21 रात निवास किया, उसमें 17 रात मुझे मच्छर काटे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कार्यकर्ता जैसे सोता है वैसे मैंने भी सोना चाहिए, इसके ऊपर मेरा विश्वास है। किसी कार्यकर्ता के घर में बहुत पैसा है, उसका गलती नहीं है, उसके ही घर में मैं रहने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं दोनों को समान नजर से देखूंगा। ये शिक्षा मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मिली है और इसलिए मैं आप लोगों के साथ दिल से जुड़ा हूं। और आज मैं वादा करता हूं, जो आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आए हैं वो भी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं आए वो भी, जब तक भारतीय जनता पार्टी मुझे आंध्र प्रदेश में दायित्व में रखेगी, तब तक जहां भी मैं जाऊंगा आप सब लोगों के घर में मैं निवास करने भी आऊंगा, आप लोगों के घर में भोजन करने के लिए भी आऊंगा और आपके साथ घर घर में, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वापस संपर्क चालू हो जाएगा, प्रवास चालू हो जाएगा, वैसे मैं एससी लोकेलिटीज में जाकर स्वच्छता अभियान भी करता रहूंगा, मैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करता रहूंगा, मेंबरशिप करना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी एक बहन, एससी मोर्चा कन्वेनर मेरी एक बहन ने ये बताया कि इस पैंडेमिक में भी हमने मेंबरशिप चालू रखा। ग्रेट थिंग, रियली ग्रेट थिंग कि आपने मेंबरशिप ये शब्द निकाला। अरे इतने सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज तक मैंने अटेंड किए, लेकिन किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हमने मेंबरशिप किया। लेकिन आज एससी मोर्चा के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे वो भी एक महिला ने बताया, महिला जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हमने मेंबरशिप किया। कितनी बड़ी बात है। सो रियली कमेंडेबल जॉब, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। मैं और ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, मैं आखिरी 3 मुद्दे बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूं। पहली बात, अपने आप को अच्छा रखिए, मन बुद्धि शरीर आत्मा को इस कोरोना के त्रासदी में अच्छा रखिए। देखिए, कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोरोना आपके पास नहीं आता है, कोरोना के पास आप जाते हो, याद रखिए। कोरोना तो निर्जीव जगह पर बैठा हुआ है, आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ पर आ जाएगा। आपने उसको हाथ लगाया, आपने हाथ धो दिया, कोरोना मर जाएगा। किस चीज का डरना है? सिंपल चीज है, आपको सिर्फ हाथ धोना है। और आप अगर हाथ नहीं धोए हो, आंखों को, नाक को, मुंह को हाथ नहीं लगाना है, बराबर है। और आंख, मुंह और नाक को हाथ लगाने से पहले आपको सैनिटाइज हाथ को करना है। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो तो एक ऐसा वायरस है जिसको आप इनवाइट करके घर में बुलाते हैं, अपने आजा, आ बैल मुझे मार, मेरे बॉडी में आजा। हम बेवकूफी करते हैं। हमारा पुराना संस्कार है, साफ सफाई रखो, अपने घर की साफ सफाई रखो, अपने हाथों को हमेशा धोया करो। हमारी माँ बताती थी, नानम्मा बताती थी, अम्मा बताती थी, तल्ली बताते थे, टंडरी बताते थे। हम ही नहीं मानते तो गलती किसका है? तो हमने इन संस्कारों को
को वापस लाना है। अपना शरीर अच्छा रखने के लिए योगा करना है, प्राणायाम करना है। मैं आप सबको कहता हूं कि आप प्राणायाम जरूर कीजिए। प्राणायाम क्या है मैं बताता हूं, कोई किसी के पास सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। एक प्राणायाम मैं आपको बताता हूं जो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। क्या प्राणायाम है? दीर्घ श्वसन। थोड़ा समय होल्ड करके रखो, छोड़ दो। इसका प्रिंसिपल है 1-4-2। 1-4-2 का मतलब क्या है? जितना टाइम आप लेने के लिए लगाते हो वो 1 है। 4 का मतलब है उसका 4 टाइम्स आप पकड़ के रखो, और 2 का मतलब है जितना टाइम आपने लेने के लिए लगाया उसका डबल टाइम आप छोड़ने के लिए लगाओ। 1-4-2 पतंजलि योग शास्त्र में बताया है। और उसके कारण आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कोरोना कहाँ अटैक करता है? आपके फेफड़े के ऊपर। फेफड़े को क्या बोलते हैं तेलुगु में? लंग्स। उबरे तेतु के ऊपर वो अटैक करता है। और आप देखो आप कितना सांस लेते हो, इतना सा सांस लेते हो, इतना सा। और जब आपको मैं बताता हूं दीर्घ श्वसन करो, तब आप क्या करते हो? इसका मतलब इतना फेफड़ा उबरे तेतु को आपने कभी यूज ही नहीं किया, आपने जिंदगी में यूज ही नहीं किया, ऐसे ही पड़ा है। जहां पर आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है उसको आपने यूज ही नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका जब हवा जाता है तब आपका ज्यादा ब्लड शुद्ध होता है, और वो कोरोना आप जो यूज नहीं करे उधर जाकर बैठता है, और फिर वहां पर आप सांस नहीं ले सकते हो, और फिर जो इतना सा है उसमें वो आ जाता है और भी सांस नहीं ले सकते हो, फिर वेंटिलेटर पे चढ़ाना पड़ता है, फिर वेंटिलेटर भी उपयोग में नहीं आता है, तो फिर आप राम नाम सत्य हो जाता है। तो किसको तकलीफ होती है? जो कोरोना के कारण फेफड़ों में तकलीफ होती है। आपके लिए क्या जरूरी है? आपको लंग्स को अच्छा रखना है, आपको लंबा लाइन। मैं आपको एक बात बताऊं, कछुआ, टॉर्टोइस, कछुआ को क्या बोलते हैं तेलुगु में? ताबेलू। तो ताबेलू जो है ये 200 साल क्यों जीता है मालूम है? क्योंकि वो सांस रुक सकता है, बहुत लंबा सांस लेता है। आप भी 200 साल जी सकते हो अगर लंबा सांस लोगे। और कुछ नहीं, प्राणायाम। ये अंग्रेजों ने बताया कि ये सब देश जो है वो सांप खाने वाले लोगों का देश है, ये देश जो है ये सब मंत्र तंत्र करने वालों का देश है, ये देश जो है वो जाहिल गवार लोग। साइंस हमको मालूम है, उनका क्या साइंस है? अब हम भारत दुनिया को बताएगा साइंस, हमारा साइंस असली साइंस है। अब सारा अमेरिका चाइना आकर ये व्हाट इज योगा, वी वांट टू लर्न योगा, वी वांट प्राणायामा। प्राणायामा तो आपको सालों से बताया हुआ है। राइट। अपने मन को अच्छा रखो। मन को अच्छा रखने के लिए मैं आप सबको बताता हूं, कुछ ना कुछ आप संस्कार का काम करना जरूरी है। आपको जरूर कोई धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए, महाभारत को पढ़ना चाहिए, वेंकटेश्वरा स्वामी का जाप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। अपने ईश्वर पर पक्का विश्वास, निष्ठा रखना चाहिए। 2 मिनट करो आप भगवान के सामने, 2 मिनट। आपको वो भगवान को नहीं मानना है, आपको अंबेडकर जी को भगवान मानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके सामने बैठिए 2 मिनट उसका। आप अगर ईसाई हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्राइस्ट के सामने बैठिए, 2 मिनट उसकी आराधना कीजिए। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, 2 मिनट आराधना कीजिए। हाँ, लेकिन किसी दूसरे को जाकर ये मत बताइए तुम्हारा भगवान शैतान है, मेरे भगवान को ले लो। हम रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ है, हम क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है, याद रखिए। यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियंस होंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जब जाकर रिलीजियस कन्वर्जन करते उसके खिलाफ है। किसी को ये बताना तुम्हारा भगवान शैतान, हमारा भगवान भगवान, ये बात हम कभी मानेंगे नहीं, और हम चर्च को इसके लिए विरोध भी करेंगे। और जो क्रिश्चियन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने इस स्टैंड को क्लियरली समझना चाहिए और बाहर जाकर बताना भी चाहिए कि हम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं है, हम क्राइस्ट के खिलाफ नहीं है, हम चर्चैनिटी के खिलाफ है। चर्च जब जाकर रिलीजियस कन्वर्जन करता है, चर्च जब जाकर बीजेपी के खिलाफ बात करता है, चर्च जब जाकर बताता है वाईएसआरसीपी को वोट करो, तब हम उसके खिलाफ है, हम क्राइस्ट के खिलाफ नहीं है।
तो आप एससी मोर्चा के सारे जितने ईसाई बंधु हैं समझने का प्रयास करो। आप जाओ चर्च में जाओ, कट्टरता रखो, निष्ठा रखो उसके ऊपर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आप बोलोगे किसी हिंदू को कि तेरा भगवान शैतान है, हम बोलेंगे भैया ऑब्जेक्शन, ये तो नहीं चलने वाला और ये हम होने भी नहीं देंगे। We will not allow Jagan Mohan Reddy government to sponsor religious convergence in SC community or any community in Andhra Pradesh. We will fight tooth and nail, and we expect all SC Karyakartas of Bharatiya Janata Party, those who are Christians, they should come on streets and oppose this. That we love Christianity, we love Jesus Christ, but even we will not allow religious convergence to happen in Andhra Pradesh by whether church or by whether Jagan Mohan Reddy government. So that stand is also should be clear, and I am very clear about that. So if you want to have any debate with me, you can have personal debate, no problem. But that stand will remain as it is. और इसलिए भगवान के ऊपर निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो, इससे मन अच्छा रहता है, आत्मा अच्छा रहता है। तीसरी बात शरीर की मैंने बताई, वैसे बुद्धि की भी, इसलिए कुछ पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आपने लिटरेचर पढ़ा है क्या? अभी आपको आदत करनी पड़ेगी रेगुलर वेबसाइट पर जाना, सर्फिंग करना, पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की एकात्म मानववाद के बारे में, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। अपना जो ये है ना बो एंड आरो पूरा तैयार रखना पड़ेगा। सामने से आकर आपके ऊपर अटैक होंगे, आप भी एक एक तीर निकालेंगे और चलाएंगे। आप पीछे हाथ डालेंगे भाता, तो भाता में अगर बाण ही नहीं है तो आप क्या मारेंगे सामने वाले को? तो एक के पीछे एक पूरा भाता आपका भरा हुआ रहना चाहिए। वो ज्ञान है, वो रूप बुद्धि आपको डेवलप करनी पड़ेगी पढ़कर। इसलिए मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा को घर के अंदर रहकर अच्छा रखो। और दूसरा नेशनल कैरेक्टर, पर्सनल कैरेक्टर जैसे अच्छा वैसे नेशनल कैरेक्टर। मैं करप्शन नहीं करूंगा, मैं कास्टिज्म नहीं मानूंगा, मैं देश के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, मैं जो भी करूंगा पार्टी के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए करूंगा। बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ईमानदारी से पार्टी के काम के लिए समय देना, समाज के काम आना। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को शेड्यूल कास्ट गरीबों तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता मुझे चाहिए। और कोई भी भ्रष्टाचार अगर हो रहा है राज्य सरकार की तरफ से, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले नहीं, सब लोगों को चलो, मेरे साथ सब चलो, हम सब लोग जाकर धरना प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। और जनता के लिए आवाज उठाने वाले लीडर्स मुझे चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की रिप्लिका मुझे जगह जगह पर चाहिए। मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बलिदान देने के लिए तैयार कार्यकर्ता जगह जगह पर चाहिए। ऐसा एक अच्छा शेड्यूल कास्ट मोर्चा आने वाले 4 साल में हमको खड़ा करना है। और मैं आज आपको वादा करता हूं, जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी सरकार काम कर रही है, टीडीपी गवर्नमेंट से कोई अलग काम नहीं है। वो वही भी वो करते थे, ये भी। आज के बाद ध्यान में रखो, कभी भी ये मत कहना कि ये सरकार ज्यादा बुरी है। ज्यादा बुरी है बोलने का मतलब क्या होता है? पहले वाली थोड़ी अच्छी थी, ना पहले वाली अच्छी थी ना ये अच्छी है। आंध्र प्रदेश राष्ट्रमुलु రెండు పార్టీలు ఉన్నాయి, ఒకటే టీడీపీ పార్టీ, రెండు అది వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ। రెండు పార్టీలు కుటుంబం పార్టీలే, రెండు పార్టీలు కులతత్వ పార్టీలే, రెండు పార్టీలు అవినీతి పార్టీలే। భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక్క పార్టీ కుటుంబం పార్టీ కాదు, అవినీతి పార్టీ కాదు, कुलतत्व पार्टी का। ये बात एकदम ध्यान में रखना। एक नागराजू है, दूसरा सर्पराजू है। दोनों आंध्र प्रदेश के लिए जहर देने वाले हैं। एकमात्र बीजेपी जनसेना गठबंधन, एक भारतीय जनता पार्टी एक सरकार बनाएगी 2024 में, 3/4 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाएगी और हम आंध्र प्रदेश राष्ट्र को बंगार आंध्र राष्ट्र बनाकर दिखाएंगे। इस बात को जनता को कन्विंस करेंगे। मेरे मन में कोई डाउट नहीं, ऐसा होने वाला है। आई कैन सी दैट इट इज गोइंग टू हैपन। जो त्रिपुरा में हुआ, जो कई सारे राज्यों में हुआ, वो आंध्र प्रदेश में भी होकर रहेगा। कन्ना लक्ष्मी नारायण जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में सारे लीडर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे कोई लीडर्स में कोई मतभेद नहीं है। टीडीपी से जो आए हैं वो भी अच्छे हैं। कभी ये मत बोलना नहीं अभी भी वो टीडीपी का काम, कुछ नहीं है। टीडीपी खत्म है, मुर्दा मर गया है, अब वो खड़ा रहने वाला नहीं है। अभी बॉल हमारे कोर्ट में, हम लोगों को काम करना है।
गली गली में जाकर जो भी टीडीपी वाले सब कह रहे कहाँ बैठे हो अभी वहां पर, आ जाओ, अब बीजेपी जनसेना गठबंधन के दिन आ गए, और एक एक को एक एक कांडवा पहनाकर बीजेपी ज्वाइन करवाओ। और एक आदमी को भी आपने ज्वाइन करवाया ना टीडीपी वाईएसआरसीपी का, तुरंत उसको कांडवा सोशल डिस्टेंसिंग से कांडवा पहनाओ, मुंह में मास्क लगाए और उसका फोटो सोशल मीडिया में डाल दो, बताओ टीडीपी वाला आ गया बीजेपी में, वाईएसआर वाला आ गया बीजेपी। एक एक फ्रेंड जरूरी है, एक एक आदमी जरूरी है, एक एक वोटर जरूरी है, एक एक को पकड़ पकड़ के लाओ बीजेपी के अंदर। कभी ये चिंता मत करो वो आएगा तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप जो काम करेंगे उसके ऊपर आपका भवितव्य भगवान डिसाइड करेगा, चिंता मत कीजिए, जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का काम कीजिए। सुनील इस्कागारू को फिर एक बार में बहुत बहुत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुलाने के लिए। और मैं आप सबको, सुनील इस्कागारू, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे करना है या कंक्लूड करना है? आपका टाइम के हिसाब से सर कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे सर, कंक्लूड करेंगे। Yes. तो సునీల్ ఇస్కాగారు మీ మాట్లాడండి సార్, మాట్లాడండి సార్. సార్, అనర్గళంగా ఒక గంట సేపు ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని విశదీకరించి ఆత్మ నిర్భయ భారత్ గురించి, దానికి దళితుల సేవా కార్యక్రమాలు, దళితుల్ని ఎలా లింక్ చేస్తూ నరేంద్ర మోడీ గారి పాలన ఎలా జరిగిందనేది చాలా క్లియర్ గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. లాస్ట్ లో ఎండ్ చేస్తూ ఎలా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ 3 విషయాలు, మన శ్వాస ఎలా తీసుకోవాలి, ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అదే విధంగా మెడిటేషన్ చేయండి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయండి, మీరు నిజమైన భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల్లాగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళండి. అదే విధంగా సార్ 1 year లో వచ్చారు, ప్రతి ఇంట్లో, మన దళితుల ఇంట్లో రాత్రిపూట పడుకోవడం దగ్గర నుంచి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను, ప్రత్యక్ష సాక్షిని నేను. ఎప్పుడు వచ్చినా మీటింగ్ లోకి సార్ దళితుల ఇంట్లో నేను ఉంటాను, వాళ్ళ దగ్గర టీ అన్నా తాగుతానని చెప్పేవాళ్ళు. మొదటి ఇంపార్టెన్స్ మన ఎస్టీ మోర్చా కార్యకర్తలకు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇది ఈ రోజు చెప్పడం కాదు, సార్ మొదటి రోజు నుంచి కూడా చెప్తున్నారు. అది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనం కూడా ఒక పెద్దవాళ్ళు మన వెనక ఉన్నారు అంటే మనం ఎంత కష్టపడి పనిచేయాలనేది ఒక కర్తవ్యంగా తీసుకొని, ఒక బాధ్యతగా తీసుకొని మనం ఒక పని చేసి సార్ మేము ఈ పని చేసాము అని చెప్తూ ఉంటే మన ఆత్మవిశ్వాసము, వాళ్ళకు కూడా మన మీద ఉండే గౌరవం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఒక గంట సేపు మనకు తెలియలేదు టైం సార్ మాట్లాడుతుంది. ఆ మధ్యలో వేరే సారు ఒక పక్క ప్రణాళికతో ఏమి మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఒక ముగ్గురుతో మాట్లాడటము, వాళ్ళ నుంచి సూచనలు తీసుకోవడము, ఈ విధంగా మొత్తం ప్లాన్ చేసుకొని మనతో వచ్చి మాట్లాడి ఈ రోజు మన మధ్యలో ఉన్నారు. దానికి సార్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా మన బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చా తరఫున నేను నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। 1 घंटा भाषण देके हमारे को पूरे को एक अच्छा मैसेज मिल गया सर। ये मैसेज को लेके हम आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। बढ़िए, मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ हूं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। అందరికీ ధన్యవాదములు, అందరికీ నమస్కారములు। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్తో మాట్లాడతాను సార్, అవకాశం ఇస్తే. లేదు అయిపోయిందమ్మా, ఏం లేదు. సార్ ఏమన్నారంటే వద్దన్నారు, అందుకే నేను ఇది చేయలేదు. సార్ వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, చాలా